गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द TSN स्कूल। हम पढ़ रहे थे आपकी हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 2, जो कि है दादी माँ और जिसे लिखा है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह ने। ये एक आंचलिक कहानी है और संस्मरणात्मक कहानी है, यानी यादों पर लिखी हुई कहानी है। और आंचलिक इसलिए क्योंकि इसमें जहाँ जो लेखक हैं वो रहते थे वहाँ के शब्दों का भी समावेश है, उस क्षेत्र विशेष के शब्दों का, बोलचाल का, वहाँ के रहन सहन, रीति रिवाज का भी उसमें समावेश किया गया है, इसीलिए इसे आंचलिक कहानी कहते हैं। ये ऐसी कहानी है जिसमें लेखक अपनी दादी माँ को याद करते हुए लिख रहे हैं, क्योंकि उनके जीवन पर उनकी दादी माँ का भी बहुत प्रभाव रहा है। उनसे जुड़ी हुई यादें आजीवन उनके मन में रही। तो उन्हें अपने बड़े भाई से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्हें दादी माँ के निधन का समाचार मिला था। तो वो जो दादी माँ से जुड़ी हुई यादें हैं उन्हीं को याद कर रहे हैं कि किस तरह बचपन में गांव में जब वो बारिश के बाद का समय होता था तब वहाँ पर जो पानी भर जाता था बारिश का, उसमें नहाने का या उसमें उछल कूद करने का जो बच्चों को मज़ा आता था, या जो अनुभव उनके उससे जुड़े हुए हैं वो यादें याद कर रहे थे। एक बार इसी तरह के नहाने करने से उन्हें बुखार हो जाता है, तो उसकी वजह से वे बीमार होते हैं और दादी माँ किस तरह उनका ध्यान रखती है उसके बारे में भी उन्हें बताया था उन्होंने, लेखक ने। अब पढ़ेंगे आगे। दादी माँ को गंवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुँचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना। फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्गल और धूप, सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। मैस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो दादी माँ के बारे में लेखक बताते हुए कह रहे हैं कि जो दादी माँ है वो घर में कोई बीमार होता तो उसका तो बहुत ध्यान रखती ही थी, लेकिन गांव में भी कोई बीमार पड़ता था तो उसकी भी उसी तरह से वे सेवा करती, उनका ध्यान रखती। उन्हें 50 तरह की दवाओं के नाम याद थे, यानी गांव गंवई यानी कि जो दवाएं होती है या जड़ी बूटियां जो होती है जो लोकल रूप से या फिर घरेलू नुस्खे जिसे बोल सकते हैं हम, उनके दवाओं के नाम उन्हें याद थे, उन जड़ी बूटियों के नाम याद थे। तो गांव में भी कोई बीमार होता तो वे उसके पास पहुंच जाती और वहाँ भी वही काम करती, जैसे उसके पेट को छू कर देखना, हाथ देखना, माथा देखना कि बुखार है या नहीं है, कितना है, ये सब। और फिर उसके बाद में भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया, ये सारी बीमारियां हैं। मलेरिया आप जानते हैं जो कि मच्छर के काटने से होता है। सरसाम भी एक त्रिदोष जिसे कहते हैं, उसकी वजह से, यानी बुखार जब सिर में चढ़ जाता है और बेहोशी की हालत में व्यक्ति बड़बड़ाने लगता है, उसे कहते हैं। निमोनिया, जो जुकाम जब ज़्यादा बिगड़ जाता है तो वो निमोनिया हो जाता है, उसके बारे में। और भूत यानी कि जो प्रेत बाधाएं होती हैं, इसके बारे में भी वो विश्वास के साथ बता सकती थी। महामारी यानी जो पेंडेमिक है, जैसे अभी चल रहा है, कोरोना है, ये भी एक पेंडेमिक है या महामारी है। विषुचिका कहते हैं, हैजा यानी उल्टी दस्त जो बहुत बड़े स्केल पे फैल जाता है, उनके दिनों में भी, महामारी और विषुचिका के दिनों में भी रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधारा, गुग्गल और धूप वो करती थी। यानी लौंग, लवंग कहते हैं लौंग को, और गुड़ मिश्रित यानी गुड़ मिला हुआ उस पानी में लौंग और गुड़ का मिश्रण का जलधारा या पानी, और गुग्गल जो कि एक जड़ी बूटी है, एक पौधा होता है वो, और उसके अलावा धूप से घर की साफ़ सफाई और उसकी लेना, पीने में भी दवाई के रूप में इसको लेना। तो ये सारे एक तरह से अपने आप को सेफ रखने के लिए करती थी, जैसे कि अभी पेंडेमिक के समय में हम कर रहे हैं, हाथों को बार बार धोना, मास्क पहनना, 2 गज दूरी रखना। तो इसी तरह दादी माँ भी जब महामारी कोई फैलती थी तो उस समय में भी ये सारे काम करती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले कि खुद भी नहाना धोना और घर को भी अपने साफ़ सुथरा रखना।
दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, यानी कि जो घरेलू नुस्खे हैं उसके अनुसार अगर हम अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ये सब ज़रूरी है, ताकि पहले से ही हम अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लें घरेलू नुस्खों से, ताज़ी सब्जियों और अच्छा भोजन से, तो बीमारियां होगी नहीं, या अगर हुई भी तो इतना इफ़ेक्ट नहीं करेगी, इतना प्रभावित हमें नहीं करेगी। तो इसीलिए दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। चादर और गिलाफ कहते हैं तकिए के कवर को, तो अगर वे नहीं बदले जाते रोज़ाना तो वे बहुत ही गुस्सा होती थी, गुस्से से पागल जैसे हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है। तो पहले भी बताया है मैंने, हमने पढ़ा था कि जो लेखक हैं वो कहते हैं कि बचपन में उन्हें हल्की बुखार होना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें हल्की बुखार रहती थी, सिर में भी साधारण दर्द रहता और उन्हें दिन भर नींबू और साबू या साबूदाना उन्हें खाने को मिलता था। लेकिन अभी वर्तमान में परिस्थितियाँ अलग है, वे अलग रहते हैं परिवार से, तो जो नौकर हैं वो पानी दे जाते हैं, मैस महाराज यानी कि जो खाना बनाने वाले हैं वो अपने मन से कभी खिचड़ी या साबूदाना बना देते हैं उनके लिए, और डॉक्टर कभी आकर उनकी नाड़ी चेक करता है, पल्स चेक कर लेता है और उन्हें कुनेन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग जाता है। उन्हें जो दवाएं दी जाती है, डॉक्टर जो दवा देते हैं वो कुनेन होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कड़वी होती है। तिताई मतलब बहुत हद से ज़्यादा कड़वाहट। तो कुनेन ऐसी दवा है जो मलेरिया में यानी बुखार में दी जाती है, और जो इस दवाई को एक बार लेता है तो इतनी कड़वी होती है कि वो लेने में ही डर लगता है, तो उसकी कड़वाहट की वजह से बुखार अपने आप ही भाग जाता है। इसीलिए इस तरह के बुखार को बुलाने के लिए लेखक कह रहे हैं कि इस तरह जो बुखार है उसे बुलाने का उनका दिल नहीं करता, जी नहीं करता। अब आगे देखते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में डुबकी रामी की चाची खड़ी हैं। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे, तेरी आंख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। लेखक आगे कहते हैं कि उनके जो बड़े भाई हैं किशन भैया, उनकी शादी ठीक हुई, यानी कि उनकी शादी तय हो गई। तो जो दादी माँ हैं उनके उत्साह और आनंद का क्या कहना, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित थी और बहुत खुश थी। तो दिन भर घर से गायब रहती, यानी कि कुछ ना कुछ तैयारी में लगी रहती थी। गायब रहना ये नहीं कि घर से सच में गायब हो जाना, वो किसी न किसी काम में लगी रहती थी। सारा घर उन्होंने जैसे सर पे उठा लिया था। सर पे उठाना का मतलब सच में सर पे नहीं उठाना, बल्कि इतना ज़्यादा हल्ला मचाना, या इस तरह को कहते हैं जब बहुत ज़्यादा आप शोर मचाते तो आप कहते हैं ना टीचर पूरी क्लास को सर पे उठा लिया, या घर पे भी मम्मी पापा कहते हैं जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था कि पूरे घर को सिर पे उठा रखा है। तो इसका मतलब सच में सर पे नहीं उठाना, बल्कि बहुत ज़्यादा हल्ला मचाना, शोर करना। तो जो तैयारियां हैं शादी की, उसके लिए वो इतनी ज़्यादा उत्साहित थी और इतने ज़्यादा काम में लगी हुई थी। सबको, वे कोई काम नहीं करती लेकिन दूसरों को आदेश देकर काम करवाती थी। तो ऐसे लगता है जैसे कि उन्होंने पूरा घर सर पे उठा लिया हो। आस पड़ोस की औरतें आती, पड़ोसी ने बहुत बुलाने पर दादी माँ आती तो आकर कहती कि बुरा मत मानना, लेकिन जो घर है अभी वो कार प्रयोजन यानी कि कार्य और प्रयोजन जो कि शादी का काम है उसका घर ठहरा, यानी कि हमारे घर में शादी है, इसीलिए बहुत सारे काम हैं और एक काम अपने हाथ से नहीं करूं तो होने वाला नहीं। यानी कि वो खड़ी रहकर सारे काम करवाती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मैं आदेश न दूं या मैं काम नहीं करवाऊंगी तो ये काम नहीं होंगे। इसीलिए वो अपने पड़ोसिनों को भी कहती कि मैं बात करने का मेरे पास समय नहीं है, मेरा घर जो है वो कार्य प्रयोजन का घर है जहाँ पर शादी का समय है और शादी की तैयारियां चल रही है, इसीलिए अगर एक काम भी मैं नहीं करूं तो वो होगा नहीं, इसीलिए मैं काम में व्यस्त रहती हूँ।
जानने को ये सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, अपने हाथ से वो काम नहीं करती बल्कि करवाती थी, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलम्ब का कारण बन जाता। अगर दादी माँ वो वहाँ नहीं होती तो विलम्ब यानी कि देर का कारण बन जाता। दादी माँ अगर उपस्थित नहीं होती तो आराम से काम करते तो काम भी देरी से होता। उन्हीं दिनों की बात है, एक दिन दोपहर को जो लेखक हैं वो अपने घर आए तो बाहरी निकसार यानी कि बाहर का जो आंगन है जहाँ से रास्ते घर से बाहर जाया जाता है, वहाँ पर दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। जब पास में जाकर उन्होंने देखा तो वहाँ पर एक औरत खड़ी थी जो कि रामी की चाची थी, जिसका नाम धन्नो होता है। उन्होंने दादी माँ से पैसे लिए होंगे उधार, तो दादी माँ उन्हें डांट रही थी कि तुम सूद के साथ यानी कि जो ब्याज है उसके साथ ही मेरे पैसे भी आज दे दे। तेरी आंखों में तो शर्म है नहीं कि आगे होके पैसे देने चाहिए थे, एक तो उधार ले रखा है और अभी तक भी दिया नहीं, तो इसका मतलब आंखों में शर्म होना यानी कि शर्मिंदगी बिल्कुल नहीं है। मांगने के समय तो बहुत तरस आया था, मतलब बहुत इस तरह से मांगी थी कि पैरों पर नाक रगड़ी थी, या बहुत हाथ जोड़कर और इस तरह से पैसे मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी नहीं दिए और मैंने मदद की तो वापस भी नहीं कर रही है, और बल्कि बहाने बना रही है कि फसल होगी तब दूंगी। लेकिन फसल तो साल में एक ही बार होती है, तो क्या दूसरी फसल होगी तब पैसे देगी तू? इस तरह से दादी माँ उन्हें डांट रही थी। अब आगे, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? हट हट, अभी नहा कर आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चल चल, चला है समझाने। तो जब दादी माँ उसे डांट रही थी तो जो रामी की चाची है धन्नो, उन्होंने कहा कि दे दूंगी मालकिन, जब मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं दे दूंगी, लेकिन अभी तो घर में हमारी भी शादी है, बेटी की शादी है, और अगर आप ही उस पर दया नहीं करेगी, हम पर दया नहीं करेंगी तो उसका निस्तार कैसे होगा, यानी कि उसका उद्धार कैसे होगा? निस्तार मतलब उद्धार कैसे होगा? तो वो ऐसा करते हुए दादी माँ के पैरों में झुकने लगी पैर पकड़ने के लिए, लेकिन दादी माँ पीछे हट गई और बोला, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ तो मुझे हाथ मत लगा। तो लेखक ने इस अप्रिय प्रसंग जो था उसे ख़त्म करने की गरज से कहा कि जाने दो दादी, जब होगा तब दे देगी, गरीब है बेचारी। तो दादी माँ ने उन्हें ही डांट दिया कि मुझे मत समझा, इस तरह उन्हें डांट कर जाने के लिए कहा। आगे, मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा, उरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 5-10 के लिए जग हंसाई न हो, देवता है बेटा देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो क्या लाभ? मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो कुछ दिन बाद जब वो जो घटना हुई थी उसके थोड़े दिनों बाद लेखक उस बात को भूल गए, लेकिन एक दिन रास्ते में वही धन्नो चाची जो रामी की चाची है वो उन्हें मिली, तो वो दादी माँ को बहुत ही आशीर्वाद दे रही थी, दूधो नहाओ फूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। और तो लेखक को आश्चर्य हुआ कि उस दिन तो दादी उन्हें डांट रही थी, तो वो इस तरह से उनको विशेष क्यों दे रही है, आशीर्वाद क्यों दे रही है? तो उसने पूछा कि क्या हुआ धन्नो चाची, आप उस दिन तो बहुत उन्हें दादी माँ आपको उस दिन तो डांट रही थी, फिर भी आप ऐसे आशीर्वाद दे रही है? तो विह्वल होकर यानी कि भावुक होकर उन्होंने कहा, उऋण हो गई, यानी कि मैं तो उऋण हो गई हूँ, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। क्यों? क्योंकि कल ही वे आकर जो पिछला जो रुपया था यानी कि जो उनका उधार लिया हुआ था वो भी उन्होंने छोड़ दिया, उन्होंने लेने से मना कर दिया, और ऊपर से उन्हें 10 रुपये भी दिए। अब 10 रुपये में अगर आज के समय में देखा जाए तो बहुत छोटी रकम है, लेकिन ये बरसों पहले, आज से 50-60 साल पहले बहुत ही ज़्यादा मायने रखते थे। 10 रुपये अभी के 1000 रुपये के बराबर होते थे। तो इसीलिए जो धन्नो चाची है वो कह रही है कि उन्होंने जो पिछला हमारा कर्जा था उसे भी माफ़ कर दिया, और ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली कि देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी, 5 रुपये के लिए हंसाई नो, यानी कि पैसों की कमी की वजह से जो शादी है उसमें
जग हंसाई ना हो या लोगों को हंसने का मौका ना मिले कुछ कमी की वजह से, तो इसीलिए वो उन्हें देवता के समान मान रही थी दादी माँ को। तो लेखक ने पूछा कि उस दिन तो आपको बहुत डांट रही थी। तो धन्नो चाची ने बताया कि वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, अगर पैसे भी दें और डांटे भी नहीं तो फिर लाभ ही क्या, वो अपना प्रभाव इसी तरह से जमाते हैं। तो उनके जो धन्नो चाची है उनके तर्क पर हंसते हुए लेखक आगे बढ़ गया। बाकी की कहानी हम पढ़ेंगे अगले भाग में।